हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल एमर्स अड्डा पे। जैसा कि हम कला के पिछले जो वीडियोस थे उसमें कला के इतिहास के बारे में देखा हमने, फिर मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में देखा। अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक कला के बारे में देखेंगे, जिसमें हम कुछ आधुनिक चित्रकला शैलियां हैं और स्वतंत्रता से पहले जो कुछ कला विद्यालय जिनका कि हमारे आधुनिक यानी पुनर्जागरण कालीन कला में विशेष योगदान रहा, इसके बारे में हम देखेंगे। और इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए हम समकालीन तथा आधुनिक चित्रकारों को भी पढ़ेंगे। और हम आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जिसमें है कि हमारा जो चैनल पहले पूर्वांचल एकेडमी के नाम से चलता था, वही चैनल एमर्स अड्डा, उसी का नाम बदल के अब हमने एमर्स अड्डा रख दिया। अब हमारा ये जो भी अब आज के बाद जो वीडियोस आएंगी वो एमर्स अड्डा के नाम से आएंगी और एमर्स अड्डा के चैनल्स के थ्रू सारी वीडियोस आएंगी। तो आप इसे बढ़िया से आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियोस को। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक चित्रकला शैली में सबसे पहली है हमारी तंजौर शैली या तंजावुर शैली। इसे क्या तंजावुर भी कहते हैं। ये क्या है, चोल राजा, जो दक्षिण भारत के चोल राजा थे, इनके संरक्षण में इसका विकास हुआ। तंजौर या तंजावुर शैली का विकास दक्षिण के चोल राजा थे, उनके संरक्षण में हुआ। और ये बहुत पुरानी शैली थी, ये 16वीं शताब्दी, इसकी शुरुआत मानी जाती है कि 16वीं शताब्दी से ही हो गई थी। लेकिन ये शैली क्या है कि अपने पूरे रूप से विकास में नहीं रही, मिक्स रही। मिक्स यानी कि इस पे दक्षिण चित्रकला का भी जो दक्षिणी शैली है उसका भी प्रभाव रहा, विजयनगर का प्रभाव रहा, बीदर कला का प्रभाव रहा, ये सारी शैलियों का इस पे प्रभाव रहा है। अब इसमें क्या है, जो उत्कृष्टता का जो इसका काल था वो राजा शिवाजी के समय, जो सन 1833 से 55 तक इनका राज्यकाल था, इन्होंने क्या किया, 18 कलाकारों के परिवार को आश्रय दिया और उस कलाकार परिवार ने इस शैली को अपने चरम पे पहुंचाया। कौन सी शैली? तंजौर शैली को। इस शैली में हाथी दांत और काष्ठ फलक पर चित्रकृतियां बनाते थे। यानी कि जो फेमस जो इनका सरफेस था वो क्या था, हाथी दांत और चित्र फलक था। इसके अलावा कागज पे भी बनी है, बहुत सी ऐसी आकृतियां हैं जो हमें मिलेंगी कागज पे भी। चित्रों में उभार को दिखाया गया। ये हाथी दांत और जो काष्ठ फलक थे ये क्या थे, ठोस और मोटे होते थे। इस पे क्या है, चित्रों में उभार, उस पे उभार की तरह दिखाया गया। यानी कि कई कई जगह पर जैसे थोड़ा सा खोद के खुरच के चित्रों को बनाया गया। जैसे काष्ठ है तो उसको आसानी से खुरचा जा सकता है, उस पे चित्रों को बनाया गया। और बहुमूल्य पत्र, जैसे कि सोने के पत्र, चांदी के पत्रों को, जहां पे सोने रंग यानी कि सुनहरे रंग का प्रयोग करना है, वहां पे सुनहरे रंग को न लगा के सोने के पत्थर को, यहाँ पे सिल्वर कलर का प्रयोग करना है, वहां पे उसे सीधे चांदी के पत्थर को लगा के प्रयोग किया गया। और कुछ जैसे कि रत्न जड़ित कोई आभूषण बनाने हो तो उसमें बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है। फिर उसमें क्या है, बाल कृष्ण, इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। बाल कृष्ण सर्वोत्तम उदाहरण है कौन से, तंजौर कला का। तैल रंग का भी प्रयोग, तैल रंग का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तैल रंग का प्रयोग जब हमारी पश्चिम जो यूरोपीय सभ्यता, यानी कि जब ब्रिटिश के काल में हमारा भारत था, उस समय ब्रिटिश अपने साथ इस चित्रकला में यानी कि ये चित्रकला की शैली को लाए थे, तैल रंग। और यहां से शुरू, जब हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरुआत कहां से की थी, तो राजा रवि वर्मा जी ने तैल रंग की शुरुआत भारत में की थी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर जब शिवाजी की मृत्यु, जो राजा शिवाजी थे, इनकी मृत्यु के पश्चात इस राजवंश के साथ कला का भी अंत, यानी कला क्या हो गई, कला का पतन हो गया। ये जो राजवंश के पतन के साथ साथ कला का भी पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि जो परवर्ती जो भी शासक थे उन्होंने इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और संरक्षित कलाकारों को संरक्षण नहीं प्रदान किया। फिर ये कृष्ण का, जैसे ये फिगर देखा, ये देखिए, ये कहां पे, ये जितने भी हैं ये सोने का पत्थर,
ये जो पीले कलर का दिख रहा है ये सोने का पत्थर लगाया गया है, पतली सोने की परत लगाई गई है जो महल को दिखाया गया। बीच में ये जो आभूषण, जैसे सोने के आभूषण दिखाने हैं तो ये आभूषणों को, और बीच बीच में ये जो मोटे मोटे दिख रहे हैं इसमें कुछ बहुमूल्य पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है इसमें। अब 2007-8 में, जो 2007-8 में भारत सरकार ने इसे जीआई टैग, यानी जीआई टैग दिया जाता है किसी भी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, यानी भौगोलिक संकेत, जीआई टैग मिला इस कला को। 2007-8 में भारत सरकार ने इसे क्या, जीआई टैग दिया है। और इसका जो चित्रण का विषय था वो क्या था, हिंदू देवी देवता, यानी हिंदू पौराणिक जो आख्यान थे उनसे प्रेरित होकर इसके चित्रण किए गए। जैसे महाभारत से प्रेरणा ली, गीता से ली, कृष्ण की लीलाओं से किया चित्रण, रामायण पे चित्रण किया, ऐसे ही जो भी हिंदू देवी देवता थे उनके चित्रण किया गया। ज्वलंत रंग, यानी बहुत ही गंभीरता के साथ, और सरल प्रतीकात्मक रचना, क्या है, सरल प्रतीकात्मक रचना की गई है इसमें। फिर दक्षिण भारत में से क्या है, विजयनगर, नायक वंश तथा मराठा राजवंश का, इस शैली के जो दक्षिण भारत की जो शैलियां थी, जैसे विजयनगर की शैली थी, नायक वंश था जो कि दक्षिण में जिन्होंने बहुत प्रमुख मदुरई, रामेश्वरम, इन सब मंदिरों का निर्माण करवाया। मराठा थे, राजस्थान महाराष्ट्र के मराठा, इन सारे राजवंशों का इस चित्रकला शैली पे प्रभाव था, यानी ये मिश्रित रूप से चित्रकला शैली थी। अगली शैली हमारी है मैसूर शैली। मैसूर शैली भी क्या है, ये भी दक्षिण राज्य, यानी साउथ में ही, भारत के दक्षिण में जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पे फेमस थी। मैसूर कहां पड़ता है, कर्नाटक में। मैसूर जगह कर्नाटक में। मैसूर ये क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र राज्य था मैसूर। मैसूर राज्य में भिन्न प्रकार की शैलियों का उद्भव हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले किसी और राजवंश का था, इसके बाद फिर टीपू सुल्तान के पिताजी का शासन हुआ, फिर टीपू सुल्तान के मृत्यु के पश्चात यहाँ पे किसका शासन आया, इसका यहाँ पे ब्रिटिश का शासन आया, फिर कुछ और राजवंशों के शासन आए, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, मिक्स शैली का हुआ। और सबसे ज्यादा जो विड्यार वंश के एक राजा थे, राजा कृष्णराज, राजा कृष्णराज जी के संरक्षण में सबसे बहुत ज्यादा ये क्या हुई, पनपी। इसमें क्या है, दरबारी कलाकारों को अधिक प्रोत्साहन दिया, यानी कि जो दरबारी भव्यता को, या दरबार राजा से रिलेटेड जो चित्रकारी करते थे उनका क्या है, बहुत ही भव्यता के, उनको बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया। फिर राजा जो कृष्णराज जी थे वो एक ही विषय पे, यानी किसी एक विषय को लेके अनेक कलाकारों द्वारा चित्रण करवाते थे। यानी जैसे गीत गोविंद को ले लें हम, इसी को 4-5 चित्रकारों से चित्रण, एक ही विषय पे चित्रण करवाते थे। कौन, राजा कृष्णराज जी। ये क्या थे, वेडियार राजवंश, वेडियार राजवंश से संबंधित थे। अगली हमारी शैली है कालीघाट या बाजार शैली। कालीघाट या बाजार शैली, यह क्या 19वीं शताब्दी में कालीघाट में चित्रण की नई पद्धति चल रही थी। अभी कालीघाट जगह कहाँ है, कालीघाट जो जगह है, ये जो काली मंदिर है कोलकाता में, कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिर लोग सब लोग जानते हैं, जिसे कालीबाड़ी भी कहा जाता है, ये वहां पे ये क्या रही, ये प्रचलित हुई। और इसके चित्र क्या है, बाजार में जो वहां पे घूमने आते थे लोग, उनको बेचा जाता था, जो वहां पे दर्शनार्थी आते थे उनको बेचा जाता था, इसलिए इसे बाजार शैली भी कहते हैं। कालीघाट शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि काली मंदिर के पास, यानी कालीघाट जगह पे ये कला चलती थी और इसे बेचा जाता था बाजार में, इसलिए ये बाजार शैली के नाम से भी फेमस थी। अब इसके लिए जो सरफेस का यूज किया जाता था वो क्या था, चित्रों को जो चित्र थे वो मोटे कागज पर, और मोटे कागज को क्या करते थे, कपड़े पे चिपका के, मजबूती के साथ कपड़े पे क्या चिपका दिया जाता था मोटे कागज को, और उस पे चित्रण का कार्य होता था, उस पे क्या था, चित्रण का कार्य होता था। ये क्या है, कोलकाता के कालीघाट मंदिर के पास तथा बिकने के कारण ये क्या है, कालीघाट नाम पड़ा। कोलकाता के मंदिर के पास के आसपास जगह पे
और डब्ल्यू.जी. आर्चर जी ने इसका नाम बाजार पेंटिंग्स दिया। बाजार पेंटिंग्स क्यों दिया? क्योंकि ये बिकती थी। ये चित्र क्या होते थे? बाजार में बेचे जाते थे, यानी वहां पे मंदिर के पास बेचे जाते थे, इसलिए इसे बाजार शैली का नाम दिया गया। इसमें भी मंदिर के पास है तो यानी कि क्या होगा? विषय धार्मिक आख्यान रहेंगे, यानी धार्मिक आख्यानों पे, और खासतौर से कृष्ण को लेके इसके चित्रण बहुत ज्यादा किए गए हैं। इसके अलावा क्या है? श्यामाकांत बनर्जी जी की जो तंत्र योग है उस पे भी चित्रण हुए। वैष्णव पर हास्य एवं व्यंग बने चित्र। बंगाली बाबू की वेश्यावृत्ति है, इसको भी बना के किया गया। तारकेश्वर स्कैंडल्स, तारकेश्वर जी की जो तारकेश्वर स्कैंडल है उस पर भी किया गया। इन जैसी विषय वस्तुओं पर भी चित्रण किया गया, लेकिन मुख्य विषय क्या था? धार्मिक आख्यान थे। फिर इसमें क्या है? टेम्परा विधि से खनिज रंगों को टेम्परा विधि से गहरे यानी कि बहुत ही मोटे और भड़कीले रंगों से चित्रण किया गया, यानी कि चमकदार। भड़कीला यानी क्या है? चमकदार, बहुत ही तड़क भड़क के साथ और मोटे रंगों का क्या गया है? प्रयोग किया गया है। और विधि क्या रही है? टेम्परा विधि में इसकी रेखाएं क्या है? लययुक्त हैं, यानी लहरदार, अस्पष्ट हैं, यानी दिखाई देती हैं। जो रेखांकन है स्पष्ट दिखाई, मजबूत और उभरी हुई, यानी कि ऊपर को उभरी हुई ऐसी प्रतीत होती हैं। पृष्ठभूमि में जो है, चित्रों की जो पृष्ठभूमि में प्रकृति और वास्तु, यानी कि या तो प्रकृति चित्रण है, वास्तु यानी कि कोई महल बना दिया या फिर कोई इमारत बना दी, इस तरह के चित्रण किए गए हैं। इसका जो कार्य क्षेत्र था वो कहां कहां फैली थी? जैसे हुगली, जो आसपास कोलकाता के आसपास के जगह है, जैसे हुगली है, मिदनापुर है, बर्दवान है, मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर आदि जगहों पे चित्रण का, यानी बंगाल के जो कोलकाता के आसपास के जगह हैं उन जगहों पे क्या होता था? चित्रण होता था। अगली है, बहुत फेमस है ये भी, उड़ीसा का पट चित्रण। ये क्या था? पट नाम से ही हो गया पट, यानी कि कपड़ों पे पट पे टाट या फिर किसी भी उस पे चित्रण किया जाता था। 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय शैली में कालीघाट शैली तथा अन्य शैलियों का मिश्रण, ये क्या हो गया? कालीघाट शैली कहाँ की थी? कोलकाता की। और ये क्या थी? उड़ीसा क्या था? पहले बंगाल का भाग था। उड़ीसा में भी कुछ भाग बंगाल, कुछ बिहार का था, और जो आज बांग्लादेश है वो भी बंगाल था। बिहार का भी कुछ, जो दक्षिण बिहार है वो बंगाल के साथ था। झारखंड का कुछ भाग बिहार बंगाल में था, उड़ीसा बंगाल में था। ये क्या थे? सारे मिलके एक बंगाल बनता था, बहुत बड़ा राज्य। आज बहुत सारे उसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे। तो ये जो इसकी स्थानीय, यानी कि वहां की जो कालीघाट शैली थी, जो कि स्थानीय शैली मानी जाएगी, और उसके साथ जो अन्य कलाओं का मिश्रण, जो आसपास की शैलियों का मिश्रण से एक शैली बनी, जो कि उड़ीसा के पटचित्रों पे दिखाई दी। अब इसमें क्या था? मुगल शैली की रेखांकन बारीकी, रेखांकन इन्होंने मुगल शैली से ले ली। अलंकारिता, यानी कि जो अलंकरण का कार्य है वो दक्षिणी शैली से मिला। और अपभ्रंश शैली से क्या? अंतराल व्यवस्था। अंतराल व्यवस्था जो है वो, ये अंतराल क्या है? कला के तत्व, कला का तत्व होता है रंग रूप रेखा तान पोत अंतराल। इसको बारे में भी हम बहुत बखूबी से और डिटेल से पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। जब कला के तत्व पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा कि अंतराल क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाओं से क्या भाव व्यक्त होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर टाट तथा कपड़े पर बनते थे, यानी कि कपड़े पर या टाट किससे? जूट के बनाए जाते थे। विषय क्या था इसका? भी धार्मिक आख्यान। इसमें क्या है? जैसे गीत गोविंद और राधा कृष्ण पे आधारित बहुत चित्रण हुआ। जैसे ये राधा कृष्ण का एक चित्र दिख रहा है आपको, कौन है? ये राधा है और ये कृष्ण, राधा कृष्ण का चित्रण है। इस पे किस पे किया गया है? ये देखिए हास्य, कहाँ चित्रित हास्य हमने मुगल शैली में देखे थे, वहां से भी इसकी शैली है। रंगों की प्रकृतियां साउथ से, जैसे जो अलंकरण किया गया, ये देखिए ये जो मुकुट पहना है वो क्या है? ये दक्षिण भारत का शैली जैसी लग रही है। तो ये क्या है? मिक्स शैली थी। जो महापात्रा करके एक वहां पे है जाति, जो कि उड़ीसा की मूल जाति है, इनके द्वारा इस शैली को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया।
यानी इनके द्वारा ही इस शैली को बहुत ही चरम पे ले जाया गया। अब प्राचीन नाम इसको चरण चित्र भी कहा जाता था, या मनखा, या यमपात। ये तीनों नाम से भी ये क्या है, इस कला को जाना जाता था। कौन कौन से? चरण चित्र, मनखा और यमपात के नाम से भी। अगली शैली हमारी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना शैली बोलते हैं या फिर कंपनी शैली। पटना शैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जगह पटना थे, पटना से ये निकली थी। और कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके आश्रय में ये क्या हुई, इनके संरक्षण में ये शैली अपने चरम पे गई, यानी कि उनके संरक्षण में इसके चित्रकारों ने कार्य किया था, तो कंपनी शैली भी इसको नाम दिया गया। ये क्या बहुत छोटे से काल अवधि में, कब? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कब से शुरू होगी? 1800 से लेके 1899। ये कौन सी बनेगी? ये 19वीं शताब्दी बनेगी। फिर 2000 से लेके शुरू हो जाएगी, 2000 से लेके आगे की क्या होगी? 20वीं सदी। सॉरी, 19, ये 1899 हो गया। फिर 1900 से 1999 तक 20वीं बनेगी, और 2000 से जो स्टार्ट होगी, जो 2099 तक आएगी, वो कौन सी शताब्दी होगी? ये 21वीं शताब्दी। ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इसको संरक्षण मिला। ब्रिटिश जो कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनके द्वारा इसे संरक्षित किया गया। फिर अर्ध यूरोपी, अब ब्रिटिश से इसका साथ मिलाप हुआ तो ये क्या होगी? अर्ध यूरोपी ढंग से इस कला की बन गई, यानी कि ब्रिटिश का भी इसका प्रभाव, स्थानीय और यूरोपी दोनों प्रभाव को मिला के ये शैली, कौन सी? पटना शैली का जन्म हुआ। तो उनके तरह लघु चित्र और व्यक्ति चित्र, वेस्टर्न में क्या था कि लघु चित्र और व्यक्ति चित्र बनाने का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था, तो वहां से उस शैली का प्रभाव इस पे भी पड़ा। छोटे चित्र और व्यक्ति चित्र, यानी व्यक्ति को बिठा के उनका चित्रण करना, ये शैली, इन सब का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, और ये बेचे जाते थे बाजार में। ये यूरोप में भी बहुत जाते थे। ये क्या है? ये चित्र विदेश भेजे जाते थे। चित्रों को यह क्या है, कंपनी के जो अधिकारी हैं, चित्रण करवा के अपने साथ अपने यहाँ देश घरों में लेके जाके लगाते थे और बेचते भी थे। कुछ लोग तो यहाँ से, जैसे जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप यानी प्रकृति चित्र, उसको ले जाके अपने यहाँ बेचते भी थे। फिर पश्चात चित्र यथार्थवादी, उस समय क्या है, वहां पे पुनर्जागरण हो चुका था, और पुनर्जागरण होने की वजह से क्या है, वहां पे यथार्थवादी जो भी शक्तियां थी वो आ गई थी। तो यहाँ पे क्या है, यथार्थवादी चित्रण शुरू हो गए थे। गहराई, उभार और वस्त्रों में यथार्थ को, चित्रण में क्या है, गहराई आ गई, उभार आ गए, और वस्त्र जो के हैं, जो काल्पनिक न होके यथार्थ वस्त्रों के अंकन किए जाने लगे। चेहरों क्या थे? 2.25 चश्म चेहरों की अधिकता मिली है। 2.25 चश्म चेहरों की अधिकता मिली है इसमें। और चित्रों को कंपनियों के अधिकारी द्वारा बनवाए जाते थे, और इसका प्रमुख केंद्र पटना होने के कारण इसका नाम कंपनी शैली तथा पटना शैली पड़ा। ये क्या है? कंपनी के अधिकारी द्वारा बनाया जाता है तो कंपनी शैली, और इसका प्रमुख केंद्र पटना था, इसलिए पटना शैली पड़ा। ये इसका विस्तार इसके आगे तक भी था। कहां तक? नेपाल में भी इसका विस्तार था। बिहार नेपाल से सटा हुआ है, तो नेपाल तक, पूरे बिहार में लगभग था, और महाराष्ट्र तक मिला है। कहां तक? महाराष्ट्र। इवन महाराष्ट्र क्या, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इसके कुछ चित्र पाए गए हैं। ये कैसे बढ़ती है? जैसे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए, और कुछ चित्रकारों को कोई अपने साथ ले गया, या फिर चित्रों को ले गया, तो वहां पे भी उनके मिले हैं। और बंगाल तो बिहार से सटा है, तो यहाँ पे भी मिलेगा। अब इसका राजस्थान, देखिए राजस्थान तथा उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव देखा गया, यानी ऐसी शैलियों को देखा गया, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में बनी है, तो हर जगह अंग्रेजों का अधिकार था, तो वहां पे इसका प्रभाव मिलेगा। प्रमुख विषय क्या है? व्यक्ति चित्र बने हैं बहुत ज्यादा, पशु पक्षियों के, और सामान्य जनमानस के चित्र बने हैं। क्या है? यानी कि रोजमर्रा के जो जिंदगी के जो चित्र हैं वो भी मिले हैं। अब इसमें क्या है, जैसे जो आम जनमानस का जो चित्र है, उसमें मछली बेचने वाले, टोकरी बुनने वाले बुनकर जो हो गए, चक्की वाली,
लुहार, दर्जी, सेविका और मिट्टी के खिलौने बनाते तथा बेचते, इन सब का क्या है, चित्रण किया गया है। चित्रों में रेखांकन कठोरता, जो रेखांकन है उसमें कठोरता है, फीके रंग, हल्के रंगों का प्रयोग है, और तैल तथा जल दोनों रंगों का प्रयोग किया गया है। तैल रंग और जल रंग। तैल रंग किसकी देन है? भारत में सबसे पहले चित्रकारी तैल रंग में रवि वर्मा जी ने शुरू की थी और उनके संरक्षण में हुआ, लेकिन ये कहाँ यूरोपीय पद्धति का है। और जल रंग क्या है? जल रंग ये हमारा अपना, यानी भारतीय शैली में जल रंग की अधिकता थी, जल रंगों से प्रयोग होता था, और तैल वेस्टर्न शैली से, यानी कि पश्चिमी सभ्यता से आया था। रंगों में भूरे, हरे, गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। भूरे, हरे, गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग है। अब इसमें क्या है? अखबारी पत्थर, यानी अखबारी पेपर, हाथी दांत तथा कागज पे चित्रण हुआ है। फिर चित्रकारों में देखते हैं, चित्रकार बहुत फेमस है इसके, डायरेक्ट नाम पूछता है इनके, जैसे सेवकराम और ईश्वरी प्रसाद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सेवकराम और ईश्वरी प्रसाद। सेवकराम लाला ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, हुसालाल, जयराम, झुमकलाल, फकीर चंद, ये क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे जो कि पटना शैली के। चित्रों की प्रतिकृतियां, यानी कोई पुराने चित्र होते थे उनकी प्रतिकृतियां, यानी उनके भी प्रतिकृतियां बनाने का यहाँ पे क्या था? प्रचलन बहुत ज्यादा था। अब हमारे ये क्या थे? कुछ नए जो आधुनिक चित्रकला शैलियां थी वो समाप्त हुई। अब हम कुछ स्कूल थे जो कि कला विद्यालय थे, उनको बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो गठन हुआ कौन सा कला विद्यालय का हुआ? मद्रास का, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास का। सबसे प्राचीन महाविद्यालय है, यह क्या है? कला का प्राचीन है। इसकी स्थापना 1850 में डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने की थी। डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने की कब? 1850 में। लेकिन 1852 में इसे क्या है? ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया। ये 1850 में एक निजी विद्यालय के रूप में डॉक्टर अलेक्जेंडर जी ने की, और 52 में ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया। और 1884 से 1892 तक ईवी हैवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये हमारे किसके? कला समीक्षक हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छी से समीक्षा की है भारतीय चित्रकला की, और कई सारी पुस्तकें उस पर लिखी भी है। तो ईवी हैवल जी क्या थे? अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल जिनका पूरा नाम था, ये यहाँ के अधीक्षक यानी प्राचार्य थे। फिर 1928 में भारतीय एक थे देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि प्रमुख मूर्तिकार के रूप में उभरे। ये क्या थे? ये यहाँ के सह आचार्य बने। और उसके बाद डीपी राय चौधरी जी क्या, फिर 1929 से 1956, 1929 से 1956 तक यहाँ पे क्या रहे? प्राचार्य के रूप, प्राचार्य यानी कि अधीक्षक के रूप में इन्होंने यहाँ पे काम किया। इनके बाद फिर केसीएस पनिकर जी ने किया। पनिकर जी ने मद्रास के निकट छात्रों की सहायता से क्या क्या? चोल मंडलम नामक गांव की स्थापना की। ये क्या था? कला गांव। यहाँ पे जितने भी तरह के कला हैं, जैसे हस्तकला से रिलेटेड हो, मूर्तिकला, चित्रकला, ये उनके लिए उन्होंने एक गांव की स्थापना की। यहाँ पे कलाकार मिलेंगे। फिर ये जो कला विद्यालय है, यहाँ से किस किस ने शिक्षा प्राप्त की? तो डीपी राय चौधरी जी ने यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण की थी। किसमें? मूर्तिकला में। और एस धन्ना पाल जी ने भी मूर्तिकला में। और चित्रकला और मूर्तिकला दोनों की शिक्षा किसने प्राप्त की? केसीएस पनिकर जी, के एम गोपाल और एसपी संथाना राज ने। एसपी संथाना राज ने भी यहां से चित्रकला और मूर्तिकला की शिक्षा ली। इसके बाद केवल चित्रकला की किसने? केएल मुन्नुस्वामी और सुरेंद्र नाथ जी ने केवल चित्रकला में यहां से शिक्षा प्राप्त की। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, ये क्या है? 1854 में, 16 अगस्त 1854 में गरनहाटा जगह पे एक निजी विद्यालय, कला विद्यालय के रूप में इसे खोला गया। एक प्राइवेट कला विद्यालय के रूप में खोला गया। और इसके जो मुख्य शिक्षक कौन थे? गैरिक। 1859 में आए। गैरिक एक मुख्य शिक्षक के रूप में कार्यभार को संभाला।
फिर इस कला को भी क्या किया, इस कला विद्यालय को भी 1864 में सरकार ने अपने अधीन ले लिया, यानी इसे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और 29 जून 1864 को हेनरी होवर लोके लोके महोदय को यहाँ का क्या प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया। यानी कि इसके पहले प्राचार्य कौन हो गए जब सरकार के अधीन आई, तो हेनरी होवर लोके। इसके बाद इसका नाम बदल के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। और लोके ने, ये क्या, लोके लोके ने संस्था के लिए, इस संस्था के लिए क्या किया, एक पाठ्यक्रम की व्यापक योजना बनाई, कि जो अध्ययन के लिए पूरा पाठ्यक्रम बनाया, एक व्यापक योजना बनाई, उसके हिसाब से यहाँ पे शिक्षण का कार्य शुरू किया गया। फिर 25 दिसंबर 1885 लोके की मृत्यु के पश्चात एम साउम्बर्ग को नया प्रिंसिपल बना दिया गया, एम साउम्बर्ग को प्रिंसिपल, और सह आचार्य के रूप में, सहायक प्राचार्य के रूप में 1886 को ओ गिलार्डी जी को यहाँ पे नियुक्ति मिली। ये क्या थे, एक इटालियन कलाकार, यानी इतालवी कलाकार थे। फिर 1892 में संस्थान को भारतीय संग्रहालय से सटे, जो आज है, यानी कि वर्तमान स्थल पे जहां पे है, यहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया, यानी गारानहाटा से लाके अब कहाँ रखा गया इसे, जो भारतीय संग्रहालय से है वहां से सटे एक भवन है, वहां पे इसको बना दिया गया। और इसके बाद जो प्रिंसिपल थे वो फिर किसे, जॉबिन अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवल। 1996 में इस स्कूल का किसको, बिनफील्ड हेवल को, ईवी हेवल जी को प्राचार्य के रूप में नियुक्ति दी गई। और 1905 तक इन्होंने क्या किया, लगभग 10 साल तक यहाँ पे अपनी सेवा दी। फिर इसके पास पर्सी ब्राउन जी को बनाया गया, फिर मुकुल चंद डे जी भी इसके प्राचार्य रहे। और 1931 में मुकुल चंद डे ने त्रिमासिक पत्रिका, यानी 3 महीने में एक बार आने वाली पत्रिका अवर मैगजीन को प्रकाशित कराया इस इंस्टीट्यूट से, यानी इस इंस्टीट्यूट के थ्रू उन्होंने अवर मैगजीन नामक पत्रिका को, जो कि त्रैमासिक पत्रिका थी, उसे क्या किया, प्रकाशित करवाया। फिर जो यहाँ के प्रमुख छात्र थे कौन कौन से, नंदलाल बोस जी, जामिनी राय, अतुल बोस, डीपी राय चौधरी, गोपाल घोष, चिंतामणि कर, सोमनाथ होर, हरेन दास, गणेश पाइने, जोगेन चौधरी, सुदीप रॉय, अशोक भौमिक, पुलक विश्वास और समीर मंडल। ये क्या थे, प्रमुख छात्र थे जिन्होंने आगे चल के आधुनिक कला को अपनी तूलिका से उत्कृष्टता प्रदान की। अगला है हमारा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। इसका क्या है, इसका नाम जमशेदजी जे बॉय के नाम पे रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने इसे स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दान में दी थी, 1 लाख रुपए की राशि दान में दी। और यहाँ पे विलियम जेरी द्वारा 1857 में पहली चित्रकला की कक्षा शुरू की गई, चित्रकला की पहली कक्षा शुरू की गई। इसके बाद 1865 में यहाँ पे जॉन ग्रिफिथ्स पहले प्राचार्य नियुक्त किए गए। और इस संस्था की इमारत के वास्तुकार, जो ये इंस्टीट्यूट बना है उसके वास्तुकार कौन है, जॉर्ज तिविग मोलासी। और ये कौन सी शैली में, ये तो नियो गोथिक। जब हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे तो गोथिक शैलियों के बारे में पढ़ेंगे कि गोथिक शैली क्या है, नियो गोथिक क्या है। इसमें जो भवन, ये क्या है, एक वास्तुकला शैली है, भवन के निर्माण में होते हैं कि कहाँ पे कौन से अलमारी वो बनाई जाती थी, भवन के निर्माणों की, टी आकार के चर्च बने, ये फिर सारे गोथिक शैली वेस्टर्न आर्ट में हम पढ़ेंगे इसे अच्छे से। 1866 में इसे सरकार ने अपने अधीन कर लिया, इस इंस्टीट्यूट को भी क्या है, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। कब, 1866 में। और फिर कैप्टन ग्लैड स्टोन सोलेमन को यहाँ का कब से कब तक, 1919 से 1935 तक प्रिंसिपल बनाया गया था। इसके बाद 1936 में चार्ल्स जेरार्ड बने इसके प्राचार्य। और यहाँ के कुछ प्रमुख छात्र थे भारतीय, जो कि वीएस गायतोंडे, के हब्बर, जहांगीर सब्रवाल,
तैयब मेहता, अकबर पद्मश्री, जतिन दास, मनु पारीक, एफ.एन. सूजा और एच.एस. रजा, ये क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। अगला है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, जो कि महाराजा कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने स्थापना कराई थी? इसे सवाई राम सिंह जी ने। जब हमने गुजरात शैली राजस्थान की शैली पढ़ी थी तो इसमें देखा था। अब ये क्या 1857 में इसे मदरसा ए हुनरी के नाम से महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वारा स्थापना किया गया। किसके द्वारा? सवाई राम सिंह जी द्वारा। और फिर सी.एस. वैलेंटाइन क्या है? इसके प्रथम प्राचार्य की नियुक्ति की गई। इसके अलावा 1923 में असित कुमार हलदार जी ने भी यहाँ पे प्राचार्य के रूप में 1 साल दिया। और फिर 45 से 66 तक राम गोपाल विजय वर्गीय जी यहाँ के प्रिंसिपल रहे। आज इसका नाम क्या है? आज है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर के नाम से ये अभी जाना जाता है। और इस पे क्या है? बंगाल के वास शैली का वो पड़ा है प्रभाव। क्यों पड़ा? क्योंकि असित कुमार हलदार जी बंगाल के वास शैली से प्रशिक्षित हुए थे, तो इनके प्राचार्य रहने से यहाँ इस जो कॉलेज पे इसका प्रभाव पड़ा। फिर अगला है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, इसकी स्थापना भी 1875 में हुई। और इसके प्रथम जो प्राचार्य थे वो जॉन लॉकवुड कपलिंग थे। और 1897 में एंड्रूज बने इसके। 1897 में 1903 से 1917 तक भाई राम सिंह जी थे। 1913 से 29 तक हुग लियोनेल हीथ थे। 29 से 42 तक कौन? एस.एन. गुप्ता, समरेंद्रनाथ गुप्ता जी। और फिर 1947 तक मियां मोहम्मद हुसैन, ये क्या थे? इसके शिक्षक थे। लेकिन यहाँ पे बीसी सन्याल, भावेश चंद सन्याल और एस.एल. पराशर जी ने शिक्षक के रूप में सेवाएं दी थी। कहाँ पे? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर में। आज भी ये इंस्टीट्यूट कार्य कर रहा है और अच्छे से कला को प्रशिक्षण दे रहा है। अब अगला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट तिरुअनंतपुरम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट तिरुअनंतपुरम, इसकी स्थापना जो है 1888 में मूलम थिरुनल सर रामा वर्मा, ये क्या थे? त्रावणकोर के महाराज थे। ये त्रावणकोर के महाराज थे, मूलम थिरुनल सर रामा वर्मा। इन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी 1888 में। और एम.के. नारायणा अय्यर इसके प्रथम अधीक्षक यानी प्रिंसिपल थे। फिर 1920 से 30 में माधवन थुनिथान जी तथा 1940 में टी.एस. शेषाद्री जी इसके प्रिंसिपल बने। अब टी.एस. शेषाद्री तथा रामास्वामी अय्यर, जो कि ये दोनों क्या थे? राजमहल के, त्रावणकोर के राजमहल के चित्रकार थे। ये दोनों लोग क्या थे? त्रावणकोर के राजमहल के चित्रकार थे। और ये तैल वो व्यक्ति चित्र में सिद्ध हस्त थे। तैल चित्रण साउथ में बहुत फैल गया था, क्योंकि राजा रविर वर्मा जी ने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। और व्यक्ति चित्र यानी कि पोर्ट्रेट बनाने में सिद्ध थे। कौन कौन? टी.एस. शेषाद्री और रामास्वामी अय्यर जी। फिर के हब्बर, जी.एम. शेख और एन.एस. बेंद्रे ने भी इसको विकास करने यानी यहाँ पे शिक्षण देने का कार्य किया, यानी यहाँ पे शिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी थी। अगला है हमारा लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, इसका जो है शुरू में स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से इसकी स्थापना 1 नवंबर 1892 में की गई थी। और फिर 1911 में यहाँ के नाथानियन हड क्या बने? प्रिंसिपल बने किसके? लखनऊ के। और 1925 में फिर असित कुमार हलदर जी यहाँ पे क्या बने? प्रिंसिपल। इसके अलावा 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर और रणवीर सिंह बिष्ट जी 1968 में यहाँ के प्राचार्य थे। अगला है शांति निकेतन, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट,
शांति निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की गई। ये क्या है, एक छोटा विश्वविद्यालय शहर या कस्बा जो कोलकाता के उत्तर में है। कहाँ पे है? कोलकाता के उत्तर में 1921 से 1950 तक था। ये क्या था? 1921 से 1950 तक। इसमें प्रख्यात कलाकार कौन कौन से? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नंदलाल बोस जी इसके अधीक्षक रहे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी जी द्वारा यहाँ पे मध्यकालीन साधु बनाया गया। राम किंकर बैद जी भी यहाँ पे थे। राम किंकर बैद जी क्या थे? ये मूर्तिकार थे। टैगोर जी ने, टैगोर कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नंदलाल बोस जी को बुलाया और ये उस समय कहाँ पे थे? ये उस समय लाहौर के मेयो स्कूल में शिक्षक थे। उनको बुला के और फिर प्राचार्य के रूप में कहाँ पे? शांति निकेतन इंस्टीट्यूट में इनको प्राचार्य की नियुक्ति की। फिर नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ कर तथा राम किंकर बैच ने मिलकर यहाँ कालीबाड़ी की योजना तैयार की। क्या किया? कालीबाड़ी की योजना तैयार की। और 1946 में जो विनोद बिहारी मुखर्जी जी द्वारा मध्यकालीन साधु और एक केजी सुब्रमण्यम जी द्वारा एक काला सफेद नामक क्या है? भित्ति चित्र बनाए गए। काला सफेद नामक भित्ति चित्र जो कि यहाँ कला भवन को बने हैं और ये क्या है? बहुत ही उल्लेखनीय है। उसे सजाने का काम किया था किसने किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी जी और केजी सुब्रमण्यम जी ने भित्ति चित्र बनाकर। फिर अगला है देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर। ये क्या है? महाराजा होलकर के द्वारा एक इमारत को दान में दी गई। किसे? दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर, दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर जी को दी गई और इन्होंने 1927 में इसे निजी कला प्रशिक्षण के रूप में स्थापित, यानी निजी कला प्रशिक्षण, निजी इंस्टीट्यूट के रूप में शुरू किया। और आज ये देवलालीकर जे स्कूल के छात्र। देवलालीकर जी कहां से? जे स्कूल कौन सा? मुंबई का जे स्कूल के छात्र थे। इसलिए इन पर क्या है? इसका प्रभाव पड़ा। किसका? मुंबई का जो कला विद्यालय था उसका प्रभाव पड़ा। और वर्तमान में आज ये क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। अभी क्या ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रहा है। कौन सा? वनस्थली विद्यापीठ। ये देवकी नंदन शर्मा जी, प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा जी ने 1937 में चित्रकला की शुरुआत की थी। किसमें? वनस्थली विद्यापीठ में चित्रकला विषय की शुरुआत की थी। और यहाँ पे क्या है? आयरिश पद्धति यानी जयपुर फ्रेस्को भी जिसे कहा जाता है, आयरिश पद्धति की क्या है? भित्ति चित्रण। फ्रेस्को क्या है? भित्ति चित्रण की वो है तकनीकी है, फ्रेस्को बिनो और फ्रेस्को सेको। तो जयपुरी फ्रेस्को तथा इटालियन तकनीकी दोनों का क्या? ग्रीष्म काल में प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रीष्म काल यानी ग्रीष्म अवकाश में इसमें दिया जाता है। और यहाँ पे जो बाल मंदिर में पीएन चोयल जी द्वारा और शैल चोयल जी तथा सरस्वती मंदिर में गोवर्धन लाल जोशी और दिनेश शाह और कला मंदिर में शैलेंद्र नाथ डे और विनोद बिहारी मुखर्जी जी के जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय है, सुप्रसिद्ध है। ये कहाँ पे बने? वनस्थली विद्यापीठ जयपुर की कैंपस में। अगला हमारा है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में खोला गया था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक विभाग के रूप में, कला विभाग के रूप में इसे खोला गया। लेकिन अभी क्या है? ये एक स्वतंत्र संस्था है। और इसे कब खोला गया? 1942 ईस्वी में। यहां से शेखर गुरेरा जी, गुरेंद्र ओशान, गोगी सरोज पाल, अंबा सन्याल और मीरा मुखर्जी जी ने यहां से क्या किया है? शिक्षण का शिक्षा प्राप्त की है। कौन से? कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। तो इस तरह से हमने देखा जो हमारी आधुनिक कला शैलियां थी कहां कहां पे थी, और जो कि कला विद्यालय थे जिन्होंने की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से लेकर अब तक के हमारे कला को यानी आधुनिक कला को बहुत ही उत्कृष्टता प्रदान की और छात्रों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।